हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। तो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने लास्ट सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल में हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता था कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये सेल वॉल है। अब इसमें कुछ एक गैप दिखाई दे रहा होगा। इस गैप में यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। ये जो कनेक्शन दिख रहा है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। इस प्लाज्मोडेस्माटा में भी जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है एक सेल का, यहाँ पे दूसरी सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे साइड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूटी की वजह से बनती है दो नेबरिंग सेल्स में। ये क्या है, यहाँ पे ये ER दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस ट्यूब्यूल का नाम हो जाएगा डेस्मो ट्यूब्यूल। डेस्मो ट्यूब्यूल किस लिए यूज आती है? तो इसका यूज क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, लेटरल ट्रांसफर के लिए, तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि अगर हम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा मेम्ब्रेनस सिस्टम जो कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। मतलब कि कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, फिर गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम और वैक्यूल। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं। इसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं। कभी कभी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस और इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको भी एंडोप्ला इस सिस्टम में काउंट किया जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें किस किस तरह से फंक्शन करता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं। इस न्यूक्लियर पोर के साथ साथ ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ये वाला, इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस में हम देख पा रहे हैं कि ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैट्रिक्स में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू हो चुका है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन कराता है साइटोप्लाज्म का। कैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कराएगा? मान लो ये पूरा साइटोप्लाज्म था, सेल साइटोप्लाज्म, इसको उसने दो पार्ट्स में बांट दिया। अगर ये ल्यूमन के अंदर है तो इसको इसने एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोल दिया, और अगर ल्यूमन के बाहर है, सॉरी, ल्यूमन के अंदर है तो ल्यूमिनल बोल दिया, और ल्यूमन के बाहर है तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोल देगा। तो ये जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा, जो ल्यूमन के बाहर है। और ल्यूमन के अंदर जो हिस्सा है वो ल्यूमिनल कहलाएगा। तो दो पार्ट्स में इसने साइटोप्लाज्म को बांट दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, एक ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म हो गया, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके बाद क्या है इसमें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच है तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और अटैच नहीं है तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट कितने होते हैं इसके? कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट डिस्क लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इसके साथ साथ ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। तो सिस्टर्नी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। वेसाइकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हुआ करती है। तो ये कंपोनेंट है। तो सिस्टर्नी जो होती है वो मेन कंपोनेंट है किसका? सिस्टर्नी इज मेन कंपोनेंट फॉर आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली सिस्टर्नी मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। वेसाइकल इनका जो प्रोडक्ट बनता है उसको लेके मूव कर सकता है इधर उधर। अब आगे बात करते हैं। ये जो राइबोसोम है ये सरफेस पे अटैच है। तो किस टाइप के राइबोसोम है ये 80S टाइप के राइबोसोम है जो कि यूकेरियोटिक सेल में मिलता है। अगर इस सरफेस से अटैचमेंट की बात करें तो इसकी सरफेस से 60S टाइप की यूनिट अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 60S प्लस 40S में ब्रेक होता है। तो 60S वाली लार्ज सब यूनिट होती है और 40S वाली स्मॉल सब यूनिट होती है। एक्चुअल में अगर इसको सरफेस बोलें तो यहाँ से दो प्रोटीन होती हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। इन प्रोटीन की मदद से यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगी। फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ने के बाद मतलब कि यहाँ पे 60S वाली यूनिट जुड़ेगी और इसके बाद यहाँ से स्मॉल सब यूनिट इस तरह से आगे इससे अटैच हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? तो 0.01 मोलल कंसंट्रेशन, 0.001 मोलल कंसंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम आयन से बेसिकली जोड़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्रिस्टी दिखाई दे रही है, फ्लैट फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्रिस्टी बोल दिया था। राइबोसोम इसके पास 70S टाइप 80S टाइप का है। अब ये है एसीआर। एसीआर के पास कोई राइबोसोम नहीं दिख रहा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो उसको ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। इनके फंक्शन क्या क्या होंगे? इनके फंक्शन पे ध्यान देते हैं। जो आर है अगर उसकी सरफेस से हम राइबोसोम हटा देते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एसीआर से आर नहीं बनता, आर से एसीआर बन जाता है। अब आर में राइबोसोम, हाँ राइबोसोम जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो ऐसी सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता हो, ऐसी सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन ज़्यादा होता हो उसमें आर का अमाउंट ज़्यादा होगा। ऐसी सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता हो, सेक्रेशन ज़्यादा होता हो तो उसमें आर का अमाउंट ज़्यादा होगा। और ऐसी सेल जिसमें कहाँ गई ये रहा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन होगा वहाँ पे आर ज़्यादा होगा। दूसरा लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस एसीआर में होता है। लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस एसीआर में होते हैं। इसीलिए जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉयड सिंथेसिस होता है वहाँ पे एसीआर का नंबर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सेल जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती हैं उसके अंदर भी एसीआर का नंबर ज़्यादा होगा। एसीआर में एक साइटोक्रोम होता है। अगर एसीआर की बात करें तो एक साइटोक्रोम P450। अभी जो साइटोक्रोम है ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अभी ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो ऐसी सेल जिसमें ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता होगा
तो उसमें SCR का नंबर ज़्यादा होगा। ऐसी सेल जिसमें ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता होगा उसमें SCR का नंबर ज़्यादा होता होगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया करता है, तो लीवर में SCR का नंबर ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर इसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो SCR है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा। कैल्शियम आयन के स्टोरेज का कहाँ यूज होगा? यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका मॉडिफिकेशन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्या करेगा? कैल्शियम आयन स्टोर करेगा। कैल्शियम आयन किस में यूज होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होगा। तो ये होता कहाँ है? मसल सेल में प्रेजेंट होता है। मसल सेल में ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक हमने RER और SCR मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम NCERT के अकॉर्डिंग देख लिए हैं। NCERT के अकॉर्डिंग एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन था RER जो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंड सेक्रेशन सेल्स, मतलब कि ऐसी सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन होता हो, वहाँ पे RER की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि SCR कहाँ होगा? SCR लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स में भी होगा। तो ध्यान रखना, जो फॉस्फोलिपिड था मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी SCR में ही बनता है। दूसरी बात, इसमें एक बात बताई गई है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही इसमें आके जाके कंटिन्यू हो जाती है, और कंटिन्यू होने के बाद वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसके ल्यूमिनल के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब कि न्यूक्लियस का जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो ल्यूमिनल स्पेस के साथ कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने खत्म किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया? तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, जिस वजह से इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। अब ये है क्या? एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये वाली फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। अब ये जो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है कोसेंट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सबका सेंटर, सभी डिस्क का सेंटर सेम होगा, तो कोसेंट्रिक ही कहलाती है। दूसरी बात, जो कैमिली गोल्जी है वो न्यूक्लियस के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। डेंसली स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर है। अब इसके पास फ्लैट डिस्क होती है, डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिस्टर्नी बोल देते हैं। साइज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हुआ करता है, क्योंकि डिस्क है। अब डिस्क है तो इसका डायमीटर होगा। अब इसका नंबर डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। अब ये जो गोल्जी बॉडी है इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं ER बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ER बनाऊं, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसाइकल आएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल आ रही है वो वेसाइकल जाएगी किसके पास? कुछ लार्ज साइज में आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली, वो वेसाइकल जाएगी गोल्जी बॉडी के पास। तो गोल्जी बॉडी के पास कुछ इस प्रकार से डिस्क में बना देता हूँ एक रफ डायग्राम के फॉर्म में, जिससे ही समझ आ जाए।
कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब ये जो वेसाइकल है ये इसमें जाके मर्ज हो जाएगी। जैसे इसमें जाके मर्ज होगी तो ये जो फेस दिख रहा है इसका, ये फॉर्मिंग फेस है, बनता हुआ फेस है, इसलिए हम इसको फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, क्योंकि ये जाके इसमें मर्ज हो जाएगी। तो फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस के साथ साथ इसका दूसरा नाम और क्या होगा, सिस फेस। साथ में कॉन्वेक्स जैसा लग रहा है तो कॉन्वेक्स फेस। ये तीन नाम इस साइड के हो गए। अब मैच्योर होने के बाद डायरेक्शन ये होगी मैच्योरिटी की, कंपोनेंट्स मैच्योर होते जाएंगे, इसमें कंपोनेंट्स है, इसका मैच्योरेशन और मॉडिफिकेशन फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का फंक्शन था पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। अब मैच्योर होते जा रहे हैं, मैच्योर होने के बाद जब ये इधर से निकलेंगे तो ये मैच्योर हो चुका है, तो इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलेंगे, और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस फेस। साथ में कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर है तो कॉनकेव फेस इसका नाम हो जाएगा। अब ये इस फेस के बारे में जानकारी हो गई। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ये वेसाइकल कैसे बनाया। कुछ इस प्रकार से वेसाइकल पिंच ऑफ होकर इससे जा रहे होंगे, ये वेसाइकल जा रहे हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। मॉडिफिकेशन के बाद ही वेसाइकल लाइसोसोम बन सकते हैं, वैक्यूल्स भी बन सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब इसका काम क्या हुआ कि जो भी मटेरियल है उसको मॉडिफाई करना, उसको पैक करना और उसको वेसाइकल की फॉर्म में ट्रांसफर करा देना। अब ट्रांसफर कहाँ कहाँ करा सकता है, तो ये जो गोल्जी बॉडी है ट्रांसफर के लिए इंट्रासेलुलर ट्रांसफर हो सकता है, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसफर मतलब सेल के अंदर ही ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसफर, जिसको सेक्रेशन बोलते हैं। पहला काम हो गया इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर, दूसरा हो गया सेक्रेशन। तो सेक्रेटरी सेल्स में नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी ज़्यादा होंगे, सेक्रेटरी सेल्स में नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी ज़्यादा होंगे। साथ में इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर, जहाँ पे जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँचाएगा, वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो कंट्रोल करना कि कहाँ पे किसको भेजना है, वो कंट्रोल यही करता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक मैन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब ये गोल्जी बॉडी है, इसके चारों तरफ का कुछ एरिया है। अब ये जो इसके चारों तरफ का एरिया है, यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलेगा। इस गोल्जी बॉडी के चारों तरफ कुछ रेंज में कोई अदर सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस एरिया को हम बोलेंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इस एरिया को हम नाम देते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब गोल्जी बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ना हो, उसको हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोला करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेस हमने देख लिया, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस हमने देखा, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस हमने देखा। जो गोल्जी बॉडी है पैकेजिंग का इसका काम हुआ करता है, डिलीवर करता है चीज़ों को इंट्रा सेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब कि सेल के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मटेरियल को भेजेगा और सेल के बाहर भी मटेरियल को भेजेगा पैक करके वेसाइकल की फॉर्म में। अब ये जो वेसाइकल्स आते हैं बड़े वाले वेसाइकल्स, मतलब कि यहाँ से जो वेसाइकल्स आ रही है ये लार्ज साइज के वेसाइकल होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसाइकल का साइज गोल्जी बॉडी से सेक्रेट या गोल्जी बॉडी से निकलने वाले वेसाइकल के साइज से बड़ा होता है। अब इसका और क्या काम है, इसका काम है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। कल हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे यूज होता है,
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल टू सेल रिकॉग्निशन में यूज होता था। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, तो ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का यूज हो रहा था, लेकिन ये बनाए किसने? ये बनाए गोल्जी बॉडी ने। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी होती है जिसके द्वारा ये दोनों बनते हैं? तो ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, दो प्रोसेस हुए, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाए जाते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की वजह से हम कह सकते हैं ये इनडायरेक्टली सेल टू सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। अब इसी का एक मेंबर जो इससे बना है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है उसके पास अप्रोक्स 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये जो लाइसोसोम है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे कि हमने सुना है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं एक बार कि होता क्या है। जैसे मैंने कहा ये प्राइमरी लाइसोसोम है। इस प्राइमरी लाइसोसोम के पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसको मैंने कहा प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ आ गया, जोड़ गया कौन? फेगोसोम। ये मैंने फेगोसोम बनाया। ये फेगोसोम में फूड है, ये फूड है, ये इसका नाम है फेगोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब फेगोसोम के साथ जोड़ेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे अभी इनएक्टिव थे, साथ में इसमें फूड भी था, तो डाइजेशन होने वाला है, तो इसको हम डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी बोलेंगे। लेकिन डाइजेशन तब होगा जब ये लाइसोसोम के एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होंगे। तो एक्टिव करने के लिए इसमें हाइड्रोजन आयन पंप चलेगा। तो एक्टिव कैसे होंगे? एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोजन आयन पंप। कैसे काम करेगा हाइड्रोजन आयन पंप इसमें? जैसे कि ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पंप लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ मैंने पंप लगाई, हाइड्रोजन आयन पंप। वो क्या करेगा? H पॉजिटिव को इसके अंदर भेजेगा। अब जैसे इसके अंदर H पॉजिटिव जाएगा तो H पॉजिटिव के जाने से जैसे इसके अंदर H पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो इसमें pH डिक्रीज हो जाएगा। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो H पॉजिटिव बढ़ेगा, pH डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो क्या क्या हुआ यहाँ तक? यहाँ तक हमने देखा ये प्राइमरी लाइसोसोम था, प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम के साथ मिला, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना। सेकेंडरी लाइसोसोम में अभी तक इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे प्रोटॉन आयन पंप के द्वारा H पॉजिटिव इसके अंदर बढ़ा दिए। ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम है जिसको डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोलते हैं। अब क्या होगा? इसमें पीएच घटाया, कितने तक पीएच घटाया? 5 तक। पीएच कितना घटाया? 5 तक, क्योंकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव होता है। तो 5 पीएच कर दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, जिस वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
एक्टिव हो जाएंगे और ये डाइजेशन शुरू कर देंगे। डाइजेशन शुरू करने के बाद जो बचेगा, डाइजेशन के बाद जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, लाइसोसोम विद वेस्ट मटेरियल। तो लाइसोसोम विद वेस्ट मटेरियल, इसको हम बोल देंगे रेसिडुअल लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम या फिर टर्सरी लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम का टाइप हो गया, रेसिडुअल लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा और टर्सरी पढ़ा। अब इसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम होता है। वो स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम इन सबसे अलग होगा क्योंकि एक्चुअल में वही सुसाइडल बैग है। कौन है वो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होते हैं इसके पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है। ये है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। क्या करेगा ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम? ये सुसाइडल बैग की तरह काम करता है, यही एक्चुअल में सुसाइडल बैग हुआ करता है। ये मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा से एडल्ट में बनना। तो मेटामॉर्फोसिस में भी ये यूज होता है। जैसे टेडपोल लार्वा था फ्रॉग का, इस फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा था इसकी टेल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो टेल को डाइजेस्ट करने का काम भी किसका था? ऑटोफेजिक लाइसोसोम का, बाय द एंजाइम कैथेप्सिन। कैथेप्सिन नाम के एंजाइम से इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम भी हमने देखा। मोस्टली इसके हमने सारे टाइप इसको इसमें कवर किए हैं। यहाँ पे एक बार इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा एंजाइम हो सकता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जैसे कि हाइड्रोलिस में लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा। जैसे कि सेलुलोज होता तो सेलुलोज को तोड़ता, इस तरह से। और किसके लिए हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो यहाँ तक हमने लाइसोसोम कवर किया। लाइसोसोम कवर करने के बाद नेक्स्ट आता है इसमें वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में 90% अप्रोक्स स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे और कुछ अदर मटेरियल होंगे जो कि यूजफुल नहीं होते सेल के लिए। क्या क्या होगा? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और ऐसे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो इसके अंदर भेज दिए जाते हैं। इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट है लिविंग मेम्ब्रेन होती है। टोनोप्लास्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम किया करती है। ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम किया करती है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये यूज करेगी। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये वैक्यूल है, यहाँ पे कंसंट्रेशन वेस्ट की ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी कंपाउंड की, कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा होने के बाद भी इसके अंदर मटेरियल को भेजना, ये टोनोप्लास्ट का काम हुआ करता है। तो इस तरह से टोनोप्लास्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगी। अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये मेम्ब्रेन एनर्जी का भी यूज़ करती है। तो ये मेम्ब्रेन एटीपी कंज्यूम करेगी। ये एटीपी कंज्यूम करेगी और साथ में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगी। अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगी तो जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा थी और फिर से ये भेज रही है, तो मतलब कि वैक्यूल में कंसंट्रेशन हाई देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। तो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में वैक्यूल में कंसंट्रेशन हाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ होते हैं? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। बॉडी में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, तो उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता नहीं है, तो वहाँ पे उसका काम करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में किडनी होती है, वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, मतलब कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है जो सॉल्यूशन है या फिर हम कहें जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसका।
नेक्स्ट होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जिसके पास फूड पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जब पावर हाउस ऑफ सेल है तो ये सेल को पावर प्रोवाइड कराता है। किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है? तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये बिना स्टेन किए दिखाई देगा नहीं, तो इसको देखने के लिए स्टेन किया जाएगा और स्पेसिफिक स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन, और जेनस ग्रीन के द्वारा ये स्टेन किया जाता है जिससे कि ये माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल हो जाए। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल में कि उसका फंक्शन क्या है। एग्जांपल के लिए जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिविटी उसकी कम है। जबकि किसी इंसेक्ट की फ्लाइट मसल की सेल में, किसी इंसेक्ट की फ्लाइट मसल की सेल में या फिर किसी बर्ड की फ्लाइट मसल की सेल में अगर हम देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करते हैं कि उसका फंक्शन क्या है सेल का। अब इसके शेप की अगर हम बात करें तो सॉसेज शेप का हुआ करता है, सिलेंड्रिकल होगा, डायमीटर इसका 0.2 टू 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक हुआ करता है। एवरेज इसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। लेंथ इसकी 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है हमें, ये जो दिख रही है ये हमें इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये जो दिख रही है हमें ये इसकी इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके पास कुछ पोरीन प्रोटीन होता है। आउटर मेम्ब्रेन के पास पोरीन प्रोटीन होता है। पोरीन प्रोटीन की वजह से जो परमेबिलिटी है आउटर मेम्ब्रेन की वो इनर मेम्ब्रेन की कंपेयर में ज़्यादा होती है। पोरीन प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से ज़्यादा होती है। जो इनर मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर ऑक्सीजोम होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बनाऊं तो यहाँ से अगर मैं इसको उठाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजोम देखने को मिलेंगे। इसको मैं F0 पार्टिकल बोलूँगा, इसको मैं F1 पार्टिकल बोलूँगा। F0 पार्टिकल को मैं बेस बोलता हूँ और F1 पार्टिकल को मैं हेड बोलता हूँ। अब हेड जो है इसके हेड के पास इसको कंप्लीट को हम ऑक्सीजोम बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम ऑक्सीजोम बोलते हैं। तो इसके हेड के पास क्या होगा? इसके हेड के पास एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम होता है। अब एटीपी सिंथेज क्या करेगा? एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एटीपी सिंथेज एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसमें हमने देख रहे हैं क्या, हम देख पा रहे हैं कि इनफोल्डिंग्स है। इनफोल्डिंग से हो क्या रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इस इनफोल्डिंग से इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा क्या हुआ? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजोम बढ़ेंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा उससे नंबर ऑफ ऑक्सीजोम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजोम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एटीपी सिंथेज बढ़ेगा, और नंबर ऑफ एटीपी सिंथेज बढ़ेगा तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली एटीपी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सरफेस एरिया इसका बढ़ाया जाता है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में तो ये हाइड्रोजन आयन के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। ग्रेडियंट बनाने में, हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बनाने में ये इन्वॉल्व होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। इसीलिए जो
आरबीसी थी, उस आरबीसी से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि आरबीसी में अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो जो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है उसको वही ले जाता, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती, इसलिए आरबीसी से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया था। अब कौन कौन सी रिएक्शन ये करता है, मतलब क्या क्या इसमें होगा? तो जो मैट्रिक्स इसका दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाला जो फ्लूइड है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है इसमें, ये मैट्रिक्स क्या काम करेगा? इसमें एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के, तो इसके पास क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होंगे। क्या सभी एंजाइम होते हैं? तो सारे एंजाइम नहीं होते, कुछ को छोड़कर। हैव ऑल एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम होते हैं क्या? नहीं, एक नहीं होता, एक्सेप्ट वन। कौन सा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये सक्सीनेज डिहाइड्रोजनेज कहाँ मिलेगा? ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, वो एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है। इनर मेम्ब्रेन मतलब अगर हमसे पूछेगा कि इनर मेम्ब्रेन पे क्रेब्स साइकिल का कौन सा एंजाइम है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, क्या सारे एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं क्रेब्स साइकिल के? तो सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होते। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होगा? इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है, इस मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन भी होगी। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है। इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलता है। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से एक्चुअल में एटीपी प्रोडक्शन किया जाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो था उसमें हाइड्रोजन आयन को बढ़ाएंगे, जिससे कि हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनेगा, उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स में होमोजेनियस सब्सटेंस भरा होता है, होमोजेनियस सब्सटेंस है इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री होती है सेल ऑर्गेनेल की, क्योंकि सबसे बाहर की वही है, तो सेल ऑर्गेनेल की सबसे लिमिटिंग बाउंड्री हो गई। इसमें इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है जिसको हमने क्रिस्टी बोला था। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमने देख ही लिया, एनर्जी प्रोडक्शन में और सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, इंजन ऑफ एटीपी मील भी इसको बोलते हैं सेल की। अगर हम इसके थोड़े से डिटेल में जाएं तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ था, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। इसके मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जो कि सर्कुलर होता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होगा। ये डीएनए जीसी रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन रिच। अब ग्वानिन साइटोसिन रिच किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रोकैरियोटिक डीएनए की। तो एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का बताया जाता है बाय द एंडो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं। और डीएनए हो गया। अगर राइबोसोम की बात करें तो 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी प्रोकैरियोट की। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये भी प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है। तो ये किसको फॉलो करता है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को फॉलो करता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ये भी और प्लास्टिड भी। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या है? कुछ डीएनए मॉलिक्यूल तो है ही, डबल सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो अब सिंगल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, राइबोसोम भी है। अब डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, मतलब कि खुद की प्रोटीन खुद बना सकता है, मतलब कि खुद की प्रोटीन खुद बना सकता है। तो इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि
खुद की प्रोटीन खुद बना लेगा तो ऑटोनोमस हो गया। लेकिन ऑटोनोमस कह सकते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के लिए मेनली मेन डीएनए या मेन जीनोम पे डिपेंड करता है। मेन इंफॉर्मेशन के लिए मेन जीनोम पे डिपेंड करेगा, तो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली इंडिपेंडेंट है। तो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से इसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ये हुआ करता है। इसी तरह से जो प्लास्टिड है वो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हुआ करता है। अब क्योंकि हमने देखा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो भी सेल ऑर्गेनेल है और वो राइबोसोम इसके अंदर है, तो हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल विद इन अ सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे राइबोसोम को हम बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेल विद इन अ सेल ऑर्गेनेल। तो इसका ओरिजिन कैसा था, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन बताया जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करते हैं सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा देखने को। तो प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। किस पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट। इनके पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होगा, क्रोमोप्लास्ट अदर कलर का होता है जैसे कि ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। तो ये कहाँ मिलेगा, पेटल्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो प्लांट कंपोनेंट होते हैं उसमें मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस हम बोला करते हैं इसको, ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। अब पहले क्रोमोप्लास्ट तो हमने देख लिया, कलरफुल पिगमेंट होता है तो कलर पार्ट्स में देखने को मिलेगा। क्या काम है, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करता है, तो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व करता होता है, और भी बहुत सारे काम ये किया करता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, साथ में कैरोटीनॉइड होगा। अब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये दोनों लाइट ट्रैपिंग में यूज करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम इन्हीं दोनों पिगमेंट का होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। अगर हम क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड को देखें तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे कंपाउंड्स या कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड दोनों मिलके लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं, फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्यों ट्रैप करनी है, फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स के पास कौन कौन आते हैं, जैसे कि कैरोटीन, साथ में ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल और अदर कंपाउंड इसमें शामिल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। कैरोटीन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। साथ में ये क्रोमोप्लास्ट में मेजरली देखने को मिल जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में भी मेजरली देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात करें तो जो येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है ये कैरोटीन की वजह, ये इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। रेड, येलो, ऑरेंज कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। तो अब इतना हो गया। एमाइलोप्लास्ट, एक पिगमेंट और होता है एंथोसाइनिन, वो एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल होता है। जो एंथोसाइनिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है। प्लांट के जो वैक्यूल है उसमें वो देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो तीन तरह का था, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एक एलिरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट इसमें शामिल होता है।
अब यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट क्या हुआ, एमाइलम वर्ड रिलेटेड टू स्टार्च, एमाइलम वर्ड रिलेटेड टू स्टार्च, तो हम कह सकते हैं कि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च से रिलेटेड है। अब एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज करेगा, तो एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टार्च स्टोरेज करेगा। इलायोप्लास्ट क्या करेगा, इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट स्टोरेज करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो एल्यूरो का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन, एल्यूरो का मतलब यहाँ पे प्रोटीन से है, तो ये प्रोटीन स्टोरेज में ये हेल्प करता है। तो एल्यूरोप्लास्ट किस में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन स्टोरेज में। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो मेजोरिटी है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स की, ये दूसरे का इसमें आ गया है, इधर इधर से नहीं है, तो मेजोरिटी में क्या है, जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मीजोफिल सेल में ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये इसका नहीं है। लेंस शेप्ड का देखने को मिलेंगे, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइडल हो सकता है, रिबन शेप की भी हो सकता है, तो अलग अलग तरह के देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी मोर परमेबल होगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल थी, क्यों, क्योंकि उसके पास पोरीन प्रोटीन थे। सेम इसके पास भी पोरीन प्रोटीन होते हैं, जिस वजह से ये भी मोर परमेबल हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स देखने को मिले थे, तो इसमें कोई भी इनफोल्डिंग्स ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग नहीं है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बनेगा, उसको हम पेरिक्लोरोप्लास्ट स्पेस बोलते हैं। एक जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रही है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड बोलते हैं। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड बोलेंगे। तो एक के ऊपर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रखें, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसके नीचे एक और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे फिर एक और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम ग्रेनम वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम ग्रेनम वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्रेनम। अब ऐसे ये भी ग्रेनम, 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 तो ग्रेनम का जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम ग्रेना बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसी, मतलब कि ग्रेनम को हम कंबाइंडली क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देंगे। एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम में जो ये कनेक्ट कर रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, जिसको हम फ्रेट्स चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दिखाई दे रही है एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जो कनेक्ट कर रही है, इसको हम स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट्स चैनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फ्रेट्स चैनल भी बोलते हैं, फ्रेट्स चैनल। अब ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये वाला, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है बीच बीच में, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इस फ्लूइड का यूज क्या है, क्या क्या इसमें होगा, तो सबसे पहले तो अगर हम पुराने जैसे बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, उसके पास 70S टाइप राइबोसोम था, तो इसके पास भी 70S टाइप राइबोसोम होगा। साथ में उसके पास भी डीएनए था, तो इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, जो कि कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। साथ में क्या क्या हो गया, डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और जीसी रिच डीएनए, सारी प्रोकैरियोटिक वाली प्रॉपर्टी इसके पास होंगी। ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का माना जाता है इसको भी। अब जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, मतलब कि मेनली ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये जो थाइलेकोइड दिख रहे हैं, इस थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होती है। और थाइलेकोइड के बाद ये जो स्ट्रोमा दिख रहा है, इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो डार्क रिएक्शन के सारे एंजाइम कहाँ होंगे, स्ट्रोमा के पास। तो डार्क रिएक्शन के सारे एंजाइम स्ट्रोमा के पास हुआ करते हैं।
अब दूसरी बात, इसका जो नंबर है, इसका नंबर भी वेरी करता है, जिस तरह से सेल के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर रहा था कि हाईली एक्टिव सेल है तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा थे, और कम एक्टिव सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम थे। सेम इसी तरह से ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। कितने? एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल। मतलब एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पे 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनली किसमें यूज होती है? फोटोसिंथेसिस में यूज होती है मीजोफिल सेल। इस तरह से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट था वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को अगर हम देखें तो राइबोसोम को हम पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में डिस्कवर किया था। जॉर्ज पेलाडे ने क्योंकि इसको 1953 में डिस्कवर किया था, तो इसको हम पेलाडे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में क्या क्या देखने को मिलेगा? नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। साथ में ये 70s और 80s टाइप के होते हैं। अभी 70s और 80s टाइप के जो राइबोसोम है, तो 70s तो होता है प्रोकैरियोट्स में, 80s होता है यूकैरियोट्स में। एक्चुअल में यूकैरियोट्स में दोनों टाइप के होते हैं, 80s साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। 80s कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो प्रेजेंट है वो 80s है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट है वो 70s टाइप के होता है। 80s को हम अगर ब्रेक करते हैं तो 60s और 40s में ब्रेक हो जाता है। 70s को अगर ब्रेक करते हैं तो 50s और 30s में ब्रेक हो जाता है। एस क्या है यहाँ पे? स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है। इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं, ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जुड़ गई हैं, ये लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में मान लो ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में होमोजेनस मिक्सचर भरा हुआ था, उसमें कुछ पार्टिकल्स थे, जैसे कि एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया। तो अब ये पार्टिकल जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये पार्टिकल सेडिमेंट होगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। तो जिस स्पीड से ये नीचे की तरफ जा रहा है, उस स्पीड को हम स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलता है। जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उस स्पीड को हम स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम एस से डिनोट किया करते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम क्या काम करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो राइबोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये डुप्लीकेट होता है क्या? तो ये डुप्लीकेट नहीं होता है, ये सिंथेसाइज किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोलस के द्वारा ये बनाया जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। और राइबोसोम फैक्ट्री कौन है? एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कौन है? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम, तो प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री हो गई न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो राइबोसोम फैक्ट्री बनी न्यूक्लियोलस, ये जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड का होता है। मतलब कि इसके पास क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, जो अगर मैं इसकी बात करूं कंपोजिशन की, तो इसके पास राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा और साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो इसका ये कंपोज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें
देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से राइबोसोम भी यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़ती हैं। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों सब यूनिट राइबोसोम की मदद, उसकी मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़ जाती हैं। ओके, थैंक यू।